नमस्कार मित्रों, आरएस इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। ये 5वां पार्ट जिस पर हम आपस में चर्चा करेंगे वो इस समय इंटरव्यू की जो संपूर्ण यात्रा है जिसे हमने नाम दिया है वो मेरे 25 मिनट अब तक की यात्रा में, अर्थात हमारा इंटरव्यू लगभग 8-10 मिनट का पूरा हो चुका है और लगभग 15 मिनट और शेष हैं। 10 मिनट के इस इंटरव्यू में हमने क्या किया? सबसे पहले इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त की। जैसे ही प्रवेश किया हमने बोर्ड का अभिवादन किया, अर्थात गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। जैसे ही हमने अभिवादन किया, चेयरपर्सन साहब ने हमें कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया। इंटरव्यू देने वाला प्रत्याशी कुर्सी पर बैठते समय सबसे पहले थैंक यू या धन्यवाद सर बोलने के बाद निर्भीक होकर, निडर होकर, खुश मिजाज होकर, आत्मविश्वास के साथ अब चेयरपर्सन साहब के सवालों के इंतजार कर रहा है। और जैसे ही चेयरपर्सन ने सवाल शुरू किए तो हमने इंटरव्यू प्रोग्राम ट्रेनिंग पार्ट में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में क्या क्या तैयारी कर ली है। शुरुआत कैसे होती है सवालों की? शुरुआत होती है शानदार फिटनेस यदि है तो मजाकिये लहजे में ये सवाल हो सकता है। बहुत शानदार ड्रेस है, मजाकिये लहजे में ये सवाल हो सकता है। फिटनेस हमने बहुत अच्छी तरह तैयार कर ली। ड्रेस हमने सबसे शानदार पहन करके आत्मविश्वास बढ़ा लिया। और अब अगला जो सवाल आता है तीसरा, वो अमूमन नाम पर शुरू होता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर शुरू होता है। आपके नाम पर, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर, जन्म तिथि पर और कभी कभार इंटरव्यू डेट पर भी सवाल निकल आता है। 5वां सवाल जन्म स्थान पर, गांव के आसपास जो भी परिदृश्य है, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, कला, संस्कृति आदि पर बहुत रोचक सवाल बनता है। यहां पर
गांव का सवाल, कस्बे का सवाल, शहर का सवाल, तहसील का सवाल और जिले का सवाल। तो मित्रों, अब तक जो सवाल हो रहे हैं, चेयरमैन साहब हमसे सवाल कर रहे हैं, ये वो सवाल हैं जो लगभग 100 में से 60-70% विद्यार्थियों से सबसे ही यही सवाल शुरू होते हैं। हमने बहुत शानदार तैयारी की, 4 वीडियो आप तक आ चुके हैं। अब अगला सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जो इंटरव्यू को बहुत ऊपर की तरफ ले जा सकता है, वो सवाल है हमारे शैक्षणिक रिकॉर्ड पर। हमारा शैक्षणिक रिकॉर्ड प्रारंभ से लेकर आज तक का, आज का मतलब हम इस समय क्या कर रहे हैं, स्कूलों के नाम, कॉलेज, विश्वविद्यालय। और मित्रों, अब अगला सवाल जो है वो बड़ा संदेहास्पद सवाल हो सकता है, तरीका भिन्न भिन्न हो सकता है, और वो सवाल है शैक्षणिक रिकॉर्ड पर, जिसके 4-5 प्रकार बनते हैं। चेयरमैन साहब के पास हमारा संपूर्ण रिकॉर्ड रहता है। तो शैक्षणिक रिकॉर्ड संबंधी सवाल की शुरुआत नंबर 1 कैसे हो सकती है? अच्छा, तो आप ये बताइए, बीए में आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे? अच्छा, आपने एमबीबीएस किया है? अच्छा, तो आपने खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है? ये सवाल सामान्य सवाल होते हैं। इसी में अपन सवाल को जोड़ लेते हैं, आपने एमए किस सब्जेक्ट में किया, या फिर इसी को घुमा करके अच्छा तो आप पॉलिटिकल साइंस में आपने एमए किया है, आपने एमएससी किया है, एमटेक किया है। अलग अलग सवाल यहां से निकलते हैं। दूसरा प्रकार, चलिए एक ऐसा बहुत सामान्य सा सवाल, चलिए बताइए आपसे क्या क्या पूछा जाए। तीसरा प्रकार, आप ये बताइए आपसे क्या पूछा जाए, आप क्या तैयार करके आए हैं। आप ऐसा टॉपिक बताइए जिस पर आपसे हम सवाल करें और आप आराम से बता सकें। चौथा प्रकार, हम आपसे वही पूछना चाहते हैं जो आपने तैयार किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये वो सवाल हैं जो हमारे इंटरव्यू को बहुत अच्छी गति में ले जा सकते हैं। यदि यहां हमने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत समझदारी और जिम्मेदारी के साथ सवालों के जवाब दिए तो बहुत लाभदायक स्थिति में होंगे। अब हमें क्या करना है, मैं आपको एक एक विषय की ओर ले जा रहा हूं। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, जो हमारी सुरक्षा कवच का काम करता है, वो है राजस्थान। राजस्थान प्री में भी था, राजस्थान मेंस में भी था, और राजस्थान आज इंटरव्यू में भी है। और आपको एसडीएम सेफ, आरपीएस, डीटीओ, एसीटीओ, डीएसओ, बीडीओ, महिला बाल विकास, टूरिस्ट, जेल और तहसीलदार आदि आदि सेवाएं राजस्थान में ही करनी है। तो इस विषय को हम बड़े शानदार तरीके से तैयार कर लेते हैं।
तैयार कैसे करते हैं? राजस्थान को हम 8 भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1 इतिहास, नंबर 2 भूगोल, नंबर 3 अर्थशास्त्र, नंबर 4 सामाजिक जीवन, नंबर 5 धार्मिक जीवन, नंबर 6 कला और संस्कृति, नंबर 7 राजस्थान का राज व्यवस्था और नंबर 8 समसामयिक राजस्थान एवं राज्य सरकार की वो समस्त नीतियां, समस्त योजनाएं जो इस समय चल रही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक एक विषय को उठाते हैं। वो सवाल जो संभावित सवाल बनते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी कार्यशाला में मुझसे कहते हैं कि सर इतना विस्तार से यदि हम जाएंगे तो ये तैयारी तो बहुत ज़्यादा करनी होगी। यहाँ सुनने वाले सभी प्रत्याशियों से मैं ये कह रहा हूँ कि मित्रों, एक नंबर यदि आपका सेकंड टॉपर से एक नंबर यदि आपका ज़्यादा है तो आप राजस्थान के फर्स्ट टॉपर माने जाते हैं। दोबारा सुनिए, सेकंड टॉपर से यदि आपका एक नंबर ज़्यादा है तो आप राजस्थान 2018 आरएस बैच के प्रथम टॉपर माने जाते हैं। और यदि आपका अंतिम सेलेक्टेड विद्यार्थी से एक नंबर कम है तो आपको पुनः 2-3 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा इसी इंटरव्यू का, क्योंकि आप एक नंबर की कमी से सिलेक्शन प्राप्त करने में वंचित रह गए। इसलिए जब भी हमें कंपटीशन की कोई तैयारी करनी होती है तो हमें विस्तार से ही तैयारी करनी चाहिए। तो चलते हैं उन संभावित सवालों के पास जो पूछने की संभावना बनती है। तो आइए मेरे साथ राजस्थान के इतिहास को देखते हैं। तो राजस्थान का इतिहास वहीं से शुरू होता है जहां से भारत का इतिहास शुरू होता है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हम प्राचीन काल को जब देखें तो हमारा राजस्थान का वही पहला टॉपिक प्राचीन सभ्यताओं का होता है, जहां त्रामयुगीन सभ्यताएं, कांस्ययुगीन सभ्यताएं और लोहयुगीन सभ्यताएं। तो सभ्यताओं का सवाल व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। राजस्थान के प्रत्येक जिले से इंटरव्यू देने वाले जो प्रत्याशी हैं वो गंगानगर, हनुमानगढ़ के हैं तो कालीबंगा, पीलीबंगा पर सवाल हो सकता है। यदि वो अलवर या जयपुर के हैं तो बैराठ पर सवाल हो सकता है। यदि वो भीलवाड़ा के हैं तो बागोर पर सवाल हो सकता है। यदि वो उदयपुर के हैं तो आहड़, ईसवाल, बालाथल पर सवाल हो सकता है। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, पहला जो टॉपिक है वो सभ्यताओं का है। एक बार हम प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण राजस्थान के इतिहास का जो पाठ्यक्रम होता है उस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद पुनः वापस एक एक टॉपिक पर बनने वाले संभावित सवालों पर भी चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक सभ्यताओं का हो सकता है। हमारा दूसरा टॉपिक राजस्थान का पौराणिक ऐतिहासिक जीवन, जो रामायण कालीन
और महाभारत कालीन, जहां से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं लेकिन कुछ सवाल बनते हैं। तीसरा टॉपिक, राजपूतों की उत्पत्ति का। अब राजपूतों की जब उत्पत्ति होती है, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण भारत में राजपूत काल जो सामने आता है, उस राजपूत काल में राजस्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। तो राजस्थान के जो राजपूत राजवंश हैं, उनमें हम सबसे पहले प्रतिहारों को लेते हैं। प्रतिहारों की शाखाओं पर चर्चा हो सकती है। प्रतिहारों के बाद चौहान आते हैं। चौहानों की शाखाओं पर सवाल हो सकते हैं। कहाँ कहाँ के चौहान, उन पर चर्चा हो सकती है। चौहानों के बाद गुहिलों पर चर्चा होगी। गुहिलों के बाद राठौड़ राजवंश आता है। राठौड़ों के साथ आमेर के कछावा राजवंश पर बात करेंगे। कछावा राजवंश के बाद हाड़ौती के हाड़ाओं पर बात करेंगे। भरतपुर के जाट राजवंश पर बात करेंगे। जैसलमेर और करौली के यादव राजवंश पर बात करेंगे और टोंक की मुस्लिम रियासत पर बात करेंगे। ये हो गए राजस्थान के प्रमुख राजपूत राजवंश। अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे राजस्थान के राजपूत राजवंश अपना विस्तार कर रहे हैं, उस विस्तार में चौहान, गुहिल, राठौड़ और कछावा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वो कैसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं? जब दिल्ली में सल्तनत स्थापित होती है, उस समय हमारे राजस्थान की क्या स्थिति है? तो देखिए, दिल्ली में गोरी के बाद जब गुलाम वंश की स्थापना होती है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, तो ये सल्तनत काल का जो समय है, लगभग आप ये मान के चलिए 1200 से 1526 तक, 1206 से 1526। यहां पर 5 जो विभाजन हैं, 1206 से 1290 गुलाम, 1290 से 1320 खिलजी, 1320 से 1414 तुगलक और 1414 से 1451 सैयद और 1451 से 1526 लोधी। 1290 से और 1320 खिलजियों का जो काल है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी जो संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार करना चाहता है, उस साम्राज्य विस्तार में खिलजी का राजस्थान के राजपूत राजवंशों से मुकाबला होता है। ये संभावित सवाल बन सकता है। रणथंभौर के चौहान शासक हम्मीर के साथ, मेवाड़ के गुहिल शासक रावल रतन सिंह के साथ और जालौर के चौहान शासक कानर देव के साथ। जैसे ही दिल्ली में सल्तनत खत्म होती है और मुगल वंश स्थापित होता है, तो हमें एक बार दिल्ली पहुंचना है। बाबर, हुमायूं, अकबर,
जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब ये बाबर से लेकर औरंगजेब का जो समय है, इस काल में, इस समय अवधि में हमारे राजस्थान में क्या हो रहा है। तो आइए राजस्थान की तरफ। राजस्थान में आमेर रियासत, कछावा राजवंश अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है। इसी समय मारवाड़ में राठौड़ राजवंश साम्राज्य विस्तार कर रहा है और इसी समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश साम्राज्य विस्तार कर रहा है। अब हम जब इसको देखें, बाबर के साथ राणा सांगा का, खानवा का युद्ध होगा, सवाल संभावित बनता है। हुमायूं का भी राजस्थान से रिश्ता है, यहां एक सवाल आ जाता है मेवाड़ के साथ, रानी कर्णावती का और राखी का। इसी समय शेरशाह सूरी का मारवाड़ के साथ आ जाता है, मालदेव का, सुमेलगिरी का युद्ध का। और इसके बाद फिर अकबर का आमेर के साथ, महाराणा प्रताप के साथ, चंद्रसेन के साथ, ये संभावित सवाल बनते हैं। तो राजपूत रियासत सल्तनत संबंध, राजपूत रियासत मुगल संबंध, इन पर हमें विस्तार से चर्चा करनी है। अब जैसे ही भारत में मुगल कमजोर पड़ जाते हैं और मुगलों के बाद मराठा ताकतवर हो जाते हैं और मराठा संपूर्ण भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं, तो अगला जो हमारा संबंध, अगला जो टॉपिक है वो है राजपूत और मराठा। अर्थात मराठा राजस्थान में कैसे प्रवेश करते हैं, मराठा राजस्थान में लूटमार भी करते हैं, आर्थिक हानि कैसे पहुंचाते हैं, अर्थात मराठाओं को राजपूत राजवंश के सभी शासक मिलकर के यहां से निकालना चाहते हैं। तो हुर्रा सम्मेलन पर सवाल बन सकता है। मराठा जब राजपूतों को तकलीफ कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और इस समय मित्रों बंगाल अर्थात दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स अपना साम्राज्य मजबूत कर चुके होते हैं। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज अब भारत पर नजर गाड़ चुके हैं और जैसे ही अंग्रेज बंगाल को आधिपत्य कर लेते हैं, मैसूर पर कब्जा कर लेते हैं, हैदराबाद पर कब्जा कर लेते हैं, कर्नाटक पर कब्जा कर लेते हैं, मराठाओं को कमजोर कर देते हैं और दिल्ली तक जब पहुंच जाते हैं, तो अगला हमारा टॉपिक बनता है राजपूत और अंग्रेजों के बीच संधियां। अब जैसे ही संपूर्ण भारत में 1850 तक अंग्रेज अपनी प्रशासनिक नीतियां, लगान की नीतियां, न्यायिक सुधार आदि स्थापित कर लेते हैं, तो अंग्रेजों के साथ भारत का वो वर्ग जो अंग्रेजों को यहां से भगाना चाहता है, अर्थात वो व्यक्ति जो अंग्रेजी शासन के अधीन नहीं रहना चाहते हैं, वो एक युद्ध या क्रांति या विद्रोह खड़ा कर देते हैं। तो राजस्थान से जुड़ता हुआ अगला टॉपिक आता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। यहां सवाल रोचकपूर्ण है कि राजस्थान के सभी राजवंश
1857 में क्या भूमिका निभाते हैं, या ठाकुर कुशाल सिंह का, या कहां कहां पर 1857 की क्रांति हुई थी, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। जैसे ही 1857 की क्रांति खत्म होती है तो हमारा राजस्थान का अगला टॉपिक बनता है अंग्रेजी सरकार द्वारा राजस्थान में किए गए सुधार, प्रशासनिक सुधार, न्यायिक सुधार और नमक के भी सवाल बन सकते हैं। यहां से हम अगले टॉपिक पर पहुंचते हैं तो अगला हमारा सीधा टॉपिक बन जाता है किसान आंदोलनों का। और किसान आंदोलन करीब करीब राजस्थान के सभी क्षेत्रों में हुए थे। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी हत्याएं हुई थी। उन घटनाओं से सवाल निकल के आते हैं इंटरव्यू में। तो किसान आंदोलन के साथ साथ अगला जो टॉपिक हम राजस्थान में उठाते हैं वो आता है आदिवासी आंदोलन। तो जैसे ही किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, अब आदिवासी आंदोलन किसान आंदोलन खत्म से हुए लगते हैं तो तत्काल अगला टॉपिक हमें दिखाई देता है प्रजामंडल आंदोलन। और ये प्रजामंडल आंदोलन जो है ये संपूर्ण राजस्थान को छूता है। और यहां जब प्रजामंडल आंदोलन चल रहा होता है, इसी के भीतर से एक और टॉपिक निकलता है, वो है राजस्थान के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी या वो राजनेता जिन्होंने त्याग और तपस्या की थी। बहुत सारे, उनमें मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, और इधर से क्रांतिकारियों में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट आदि आदि सवाल बहुत सारे। फिर आधुनिक राजनेता हीरालाल शास्त्री, इन पर हम लोग बात करेंगे। और फिर हम एक बार इन्हीं के बीच में चलते हैं हमारे इतिहासकार और साहित्यकार कर्नल जेम्स टॉड पर सवाल की संभावना खूब बनती है, जॉर्ज थॉमस पर सवाल की संभावना बनती है, सूर्यमल मिश्रण से सवाल बनते हैं, वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास का सवाल हो सकता है, मोहनौत नैणसी का सवाल हो सकता है, कन्हैयालाल सेठिया का सवाल हो सकता है, आदि आदि। स्वतंत्रता के समय हमारे इतिहासकार और हमारे साहित्यकारों पर कहीं न कहीं से भी सवाल निकल सकता है। और मित्रों, अंतिम जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा एकीकरण। तो वापस चलते हैं सभ्यताओं से लेकर और एकीकरण तक जो मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस समझाया था। अब हम एक एक टॉपिक पर वो संभावित सवाल जो इंटरव्यू में होने की गुंजाइश होती है चर्चा करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले सभ्यताओं का सवाल कैसे होता है। सभ्यताएं राजस्थान में हर जिले में हैं। अब यदि कोई भी विद्यार्थी है, जैसलमेर का है और एक्सपर्ट जो है वो जैसलमेर में कलेक्टर रहा हो, एसपी रहा हो या वहां संभागीय आयुक्त रहा हो, यदि उन्होंने कभी किसी सभ्यता को देखा हो रुचि के साथ, एक बात यहां पर बीच में आपको बता रहा हूं, इंटरव्यू में एक्सपर्ट वो सवाल करते हैं जिनको पूछने पर उन्हें मजा आता है, ऐसा सवाल जो उन्हें अच्छा लगता है और आपसे जवाब भी उन्हें अच्छा लगता है। तो आप ये मान के चलें
ऐसा सवाल किया जाता है जो बड़ा रुचिकर होता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सवाल के भीतर गहराई होती है, कठिन बिल्कुल नहीं होता है। सामान्य रूप से मान लीजिए भरतपुर का कोई विद्यार्थी है और भरतपुर कभी कोई कलेक्टर रहा हो, एसपी रहा हो, आईजी रहा हो, संभागीय आयुक्त रहा हो, सामान्य रूप से बात कर सकता है कि आप नोहे के बारे में क्या जानते हो, बस हो गया सवाल। अब आपको यहां पर ऐसे सवाल से घबराना नहीं होता, तैयारी करनी होती है। सॉरी नहीं मांग सकते आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तैयारी के साथ जा रहे हैं, सॉरी कहने नहीं जा रहे। हालांकि हम लोग जितने भी इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, सभी संस्थाओं के अनुभवी और विषय विशेषज्ञ या एक्स आरपीएससी मेंबर भी आपको यही समझाते हैं कि यदि कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप बड़ी विनम्रता के साथ मधुर लहजे में सॉरी बोल सकते हैं। लेकिन वो उसके लिए जो आप जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं, अब वो कैसे? मैं आपसे सवाल करता हूं, आपका नाम क्या है? आप यहां सॉरी बोलोगे? नहीं। आपके पिताजी का नाम क्या है? आप यहां सॉरी बोलोगे? नहीं। लेकिन अब मैं अगला सवाल करता हूं, मेरे पिताजी का नाम क्या है? तो यहां आप सॉरी कर सकते हो। लेकिन जिन सवालों को आपने पढ़ा, प्री एग्जाम दी, मेंस एग्जाम दी, और वो सवाल जब आपसे हो रहा है भरतपुर के विद्यार्थी से कि आप नोए के बारे में क्या जानते हो, गंगानगर के विद्यार्थी से सवाल हो रहा है कि आप अनूपगढ़ के बारे में बताइए, हनुमानगढ़ के विद्यार्थी से सवाल हो रहा है कि आप कालीबंगा पीलीबग्गा के बारे में बताइए, झुंझुनू के विद्यार्थी से सवाल हो रहा है कि आप सुनारी के बारे में बताइए। तो प्रिय मित्रों, क्या आप सॉरी बोलेंगे? यहां पर कदापि नहीं, तैयारी करके जाना है। एक एक अंक को हमें बोर्ड से खींचना है, यही तो कला है। इसलिए इंटरव्यू की तैयारी भी हमको विस्तार से करनी है। पहला टॉपिक सभ्यताओं का संभावित सवाल जो बनते हैं, आप विस्तार से एक बार देखने की कोशिश करें। अगला सवाल, राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों के टॉपिक पर बहुत ज़्यादा कोई सवाल नहीं होता है, फिर भी लेकिन हमें जानकारी होना जरूरी है। तीसरा टॉपिक पर चलते हैं। तीसरा टॉपिक है प्रतिहार राजवंश का। यहां सवाल जो बनता है प्रतिहारों का, यदि कोई इंटरेस्ट रखता हो एक्सपर्ट या मेंबर कि प्रतिहारों की कितनी शाखाएं थी, यदि वो इंटरेस्ट से कोई पूछ भी ले तो आपको भीनमाल, मंडौर और कन्नौज, इस पर कोई सवाल हो सकता है। तो ये हो सकता है कि प्रतिहारों को गुर्जर क्यों कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे टॉपिक पर, और हमारा चौथा टॉपिक है महत्वपूर्ण चौहानों का। चौहानों की उत्पत्ति का सवाल हो सकता है, चौहानों की शाखाओं का सवाल हो सकता है, क्योंकि सांभर में चौहान, अजमेर के चौहान, नाडौल के चौहान, जालौर के चौहान, सिरोही के चौहान और रणथंभौर के चौहान। तो प्रिय मित्रों, चौहानों की शाखा फैली हुई है। बूंदी और हाड़ौती में भी चौहानों की शाखा है। अब हम जो जितने भी राजस्थान के वो विद्यार्थी जो इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारे स्वयं के जिले से संबंधित तो हमें पूरी तैयारी करनी है, लेकिन अजमेर की जानकारी हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि अजमेर वो जिला है,
अजमेर वो अजमेर का जो इतिहास है वहां से सवाल हो सकता है। तो चलते हैं अजमेर की तैयारी के लिए। अजमेर के लिए हमें अजयराज को तैयार करना है, अर्णोराज को तैयार करना है, विग्रहराज को करना है और पृथ्वीराज चौहान को करना है। अजयराज पर सवाल निश्चित रूप से कैसा भी हो सकता है, क्योंकि अजयराज ने ही अजमेर की स्थापना की थी। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। 2007 के बैच में जब हम इंटरव्यू देने गए थे तो मेरे मित्र हैं, उनसे अजमेर की स्थापना पर सवाल पूछ लिया। हम साथ साथ लगभग 8-10 साल से तैयारी कर रहे हैं और जो मेरे मित्र हैं मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे ही कोई सवाल जिसको हम सोच नहीं सकते कि इतना सीधा सवाल पूछा जा सकता है, वो कभी कभी हमारी मति से निकल जाता है और वो तिथि जो हमें बतानी थी वो तिथि भूल जाते हैं। इस प्रकार ध्यान रखें, छोटे छोटे सवाल भी बाहर आ जाते हैं कि अजमेर की स्थापना किसने की, अजमेर की स्थापना कब हुई, तारागढ़ और अजयमेरु क्या है, गढ़ बीटली क्या है, कौन सा दुर्ग जिब्राल्टर कहलाता है, कहां पर साजा रहा था। ये छोटी छोटी बात एक्सपर्ट सब जानते हैं और पूछ पूछ कर मेंबरों को तो अनुभव हो जाता है, छोटे छोटे सवाल भी और बड़े बड़े सवाल भी। अर्णोराज का सवाल आना सागर झील पर हो सकता है। अब आना सागर झील पर सवाल संभावित क्यों होते हैं उसका रहस्य बताता हूं। जितने भी एक्सपर्ट हैं ज्यादातर आप ये मान के चलें जयपुर से जाते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स या आईपीएस, और वो अजमेर सर्किट हाउस पर ठहरते हैं। अब अजमेर का जो सर्किट हाउस है वो आना सागर झील के ऊपर है। जैसे ही बाहर चाय पीते हैं लॉन में तो आना सागर झील का दृश्य दिखता है। आना सागर की पाल जो है, झील की पाल, वहां जहांगीर ने मुगलों के काल में कुछ बाग बगीचे लगाए थे। ये छोटे सवाल हैं लेकिन ये इंटरव्यू के संभावित सवाल हैं। विग्रहराज से संबंधित सवाल जो बन सकता है वो ये है कि उन्होंने हरि के लिए एक नाटक लिखा था। अढ़ाई दिन झोंपड़े पर चर्चा हो सकती है। और अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान से संबंधित सवाल जयचंद का हो सकता है, संयोगिता का हो सकता है, तराइन के प्रथम युद्ध का हो सकता है और तराइन के द्वितीय युद्ध का हो सकता है। अब ये सवाल मित्रों, बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे जब बात करते हैं कि सर इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट बैठता है, मनोविज्ञान से संबंधित एक्सपर्ट बैठते हैं कभी कभार, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं इंटरव्यू लेने वाले मेंबर और एक्सपर्ट खुद मनोवैज्ञानिक हैं। एक सवाल तो ये होता है कि चलिए बताइए तराइन का युद्ध कब हुआ, ये मनोविज्ञान का सवाल नहीं है। एक सवाल ये हो सकता है चलो बताइए तराइन के युद्ध में कौन कौन लड़े थे, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है। लेकिन मनोवैज्ञानिक सवाल जो है वो ये है, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पृथ्वीराज चौहान इतना ताकतवर होता हुआ तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ और गोरी की विजय हुई। अब आप ये बताएंगे यदि पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित नहीं होता, मारा नहीं जाता, तो भारत का इतिहास
क्या होता। यह है मित्र वो मनोवैज्ञानिक सवाल। अब इसको आपको बताना है किताब की भाषा से नहीं, अपनी मेहनत और अपने विचारों से। यदि आपके विचार इस मनोवैज्ञानिक सवाल पर एक्सपर्ट और बोर्ड मेंबर के साथ मेल खा गए तो आप सीधे समझ लीजिए कि आप कम से कम 70-75 पर पहुंच जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पृथ्वीराज के सवाल पर। पृथ्वीराज की मृत्यु पर भी सवाल हो सकता है। पृथ्वीराज से संबंधित जो भी कोई सवाल बन सकता है कि पृथ्वीराज, ये शब्द भेदी बाण का मतलब क्या था, राय पिथोरा का मतलब क्या था, चंद बरदाई कौन थे, पृथ्वीराज रासों में क्या लिखा हुआ है, ये सवाल संभावित सवाल माने जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सभ्यताओं पर बात, राजपूतों की उत्पत्ति पर बात, प्रतिहारों पर बात और चौहानों पर बात। चौहानों की जो शाखाएं हैं हमें वो भी देखना जरूरी है। अजमेर के बाद हमें रणथंभौर देखना होगा। रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ। वहां के शासक जो हम्मीर हैं, ये मनोवैज्ञानिक सवाल बन सकता है कि उन्हें हटी क्यों कहा जाता है, वो इतने हटी क्यों थे। अपने आप को बचाने के लिए, अपने कुल को बचाने के लिए, अपने वंश को बचाने के लिए उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि कर लेनी चाहिए थी। देखिए कैसा सवाल निकल के आ रहा है। अब आपने ये पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन आपको बोलना है किस प्रकार से, अपने द्वारा। ये सवाल आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है और यदि गलती की तो बहुत नीचे ले जा सकता है। जौहर की शुरुआत यहीं से हुई। जल जौहर क्या है, इस पर सवाल हो सकता है। तो अजमेर के बाद रणथंभौर और रणथंभौर के बाद चौहानों पर हमारा कानड़ देव के साथ जालौर के विद्यार्थी, सिरोही के विद्यार्थी, पाली के विद्यार्थी कानड़ देव को अच्छी तरह से तैयार करके जाएंगे। अब हम यहां से जैसे ही आगे की तरफ पहुंचते हैं तो हमें मेवाड़ चलना है। एक गौरवशाली वंश जहां से बहुत सारे सवाल संभावित दिखाई देते हैं। तो पहला सवाल तो हमें शुरुआत, मेवाड़ के शासकों को हिंदुजा सूरज क्यों कहते हैं, इनका संबंध रघुवंश से है क्या, ये अपने आप को जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार, इसका अर्थ क्या है। जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार, इस पर सवाल बन सकता है। अर्थात धर्म पर दृढ़ रहने की परंपरा जो मेवाड़ में रही है, सवाल हो सकता है। वंशावली में जब देखें तो बप्पा रावल, हारित ऋषि और डायरेक्ट हम चलते हैं रतन सिंह के पास। क्या वो सिंगल देश गए थे, पद्मनी को कैसे प्राप्त किया था, इसकी वास्तविकता क्या है, इसका उल्लेख कहां कहां मिलता है, जौहर हुआ या नहीं हुआ, जौहर जब हुआ था केसरिया क्या है, खिलजी ने आक्रमण क्यों किया, राजपूत राजा रतन सिंह और उनकी सेना पराजित क्यों हुई, ये सवाल बन सकते हैं। क्योंकि फिल्म भी विवादास्पद रही थी पद्मावत पद्मनी। रतन सिंह के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल है कि गोहिल वंश को हम सिसोदिया वंश क्यों कहते हैं।
तो प्रिय मित्रों, 1326 से 1364 के बीच हम्मीर जो थे, उनके बाद यह वंश सिसोदिया वंश कहलाया। यहां बड़ा रोचक सवाल है, मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत विस्तार से समझाता हूं। आगे बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा पर सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण क्या है? विजय स्तंभ महत्वपूर्ण है। विजय स्तंभ के बारे में पूछा जा सकता है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों एक है या अलग अलग है? महाराणा कुंभा की उपाधियों पर सवाल हो सकता है। महाराणा कुंभा ने अनेक किताबें लिखी थी, इन पर भी सवाल हो सकता है। और महाराणा कुंभा के सवालों में कुंभलगढ़ पर सवाल, कुंभलगढ़ की विशेषता पर सवाल, कुंभलगढ़ की दीवार पर सवाल, और फिर हम देखें तो रणकपुर भी हमको तैयार करना है। कुंभा के बाद राणा सांगा का सवाल बनता है। राणा सांगा का सवाल मुझसे खुद से पूछा गया था कि वो क्या कारण था, खानवा के युद्ध में एक विशाल सेना के साथ राणा खड़े थे और बाबर की मामूली सी सेना थी, लेकिन राणा पराजित हो गए। कौन कौन सी वो गलतियां थी, बताइए। ये मनोवैज्ञानिक सवाल है, हमको बहुत शानदार तरीके से बताना होता है मित्रों। यहां पर तो राणा सांगा के बारे में सवाल बनते हैं। और इस समय राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बाबरी मस्जिद, ये सब इसलिए आ सकते हैं कि राणा सांगा का संबंध किससे है? बाबर से है। ये सवाल बन सकता है। अब हम सीधे ही चलते हैं मित्रों महाराणा प्रताप के पास। और महाराणा प्रताप से संबंधित जो सवाल है, मनोवैज्ञानिक सवाल है। महाराणा साहब चाहते तो राजमहलों में रहकर ऐसो आराम से जी सकते थे। अकबर ने अनेक दूत मंडल भेजे समझाने के लिए, और महाराणा साहब की शर्तों पर ही अकबर रहना चाहते थे, लेकिन महाराणा साहब ने मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वाभिमान, मान और सम्मान, यश की खातिर विश्व के शानदार महलों को त्याग करके सोने चांदी के बर्तनों में भोजन को त्याग करके जंगलों में जीवन जीने का जो निर्णय लिया था, इसका कारण बताइए। तो महाराणा प्रताप से संबंधित सवाल बनते हैं। हल्दी घाटी को हल्दी घाटी क्यों कहा जाता है? अकबर आगरा से आया, युद्ध करने आया था, अजमेर क्यों ठहर गया? अजमेर में ठहरा तो कहां ठहरा? मान सिंह को ही क्यों भेजा था? ये सवाल है हमारे इंटरव्यू के। क्या हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई या पराजय हुई? ये मनोवैज्ञानिक सवाल है। बोर्ड मेंबर और एक्सपर्ट ऐसा सवाल यदि आपसे कर दें तो बहुत जिम्मेदारी के साथ, जवाबदेही के साथ, सोच समझकर, धैर्य और संयम से अच्छा जवाब देना जरूरी है। ये इंटरव्यू को बहुत ऊपर ले जाते हैं और गलती से बहुत नीचे ले जाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित तिथि पर जैसे 18 जून या 21 जून पर बात हो सकती है, आपको ध्यान रखने की बात है। अकबर की तरफ से कौन कौन लड़ रहे थे और प्रताप की तरफ से कौन कौन लड़ रहे थे? हाथियों के सवाल हो सकते हैं, घोड़ों के सवाल हो सकते हैं। अब हम मेवाड़ में जब देखें तो प्रताप से आगे चलेंगे, राज सिंह का सवाल है। महाराणा राज सिंह, राजसमंद झील का सवाल हो सकता है, श्रीनाथ जी के मंदिर का सवाल हो सकता है, वहां पर
और भी बहुत सारे मंदिर हैं, उन पर सवाल हो सकते हैं। राजसमंद झील पर अभिलेख है, उन पर सवाल हो सकते हैं। राज सिंह के बाद हम सिसोदिया राजवंश के सवालों को देखने चलें तो फिर सवाल आता है साहब हाडी रानी का सवाल। हाडी रानी का भी सवाल हो सकता है, किस प्रकार औरंगजेब ने किशनगढ़ पर आक्रमण किया और सलउम्बर के जागीरदार रतन सिंह की अभी नई नई शादी हुई है, ये बूंदी की राजकुमारी थी, इनका मूल नाम क्या था, इन्होंने शीश क्यों कटा दिया, इन पर किसकी रचना प्रसिद्ध हुई, आदि सवाल हो सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं सिसोदिया वंश के अंतिम सवालों पर। एक कृष्ण कुमारी की घटना है जो इन दिनों में अखबारों की सुर्खियों में है। हो सकता है सवाल कृष्ण कुमारी की घटना क्या है। जोधपुर पहले सगाई हुई, फिर जयपुर सगाई हुई, किस तरह से पिंडारियों ने बदमाशी की थी, और फिर तो एकीकरण का महाराणा साहब भूपाल सिंह का सवाल हो सकता है। पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, इन पर तो सवाल इसलिए हो सकते हैं कि यदि कोई एक्सपर्ट इन दिनों में उदयपुर घूमने ही गया हो तो चर्चा हो सकती है। मित्रों, अब हम प्रतिहारों पर चर्चा कर चुके, चौहानों पर चर्चा कर चुके और गुहिलों पर चर्चा कर चुके हैं। तो पहुंचते हैं मारवाड़ की तरफ। राठौड़ राजवंश, जहां से क्या क्या सवाल हो सकता है। राठौड़ों की उत्पत्ति का एक सवाल बनता है। राठौड़ों में महत्वपूर्ण सवाल जो बनता है रावजोधा का भी है। मेहरानगढ़ दुर्ग का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। और राजा मालदेव शेरशाह सूरी के बीच सुमेलगिरी का युद्ध पर चर्चा हो सकती है। शेरशाह ने जो बाजरा की बात की थी कि 2 मुट्ठी वाली बात पर मनोवैज्ञानिक सवाल हो सकता है। या फिर युद्ध के समय मालदेव ने अपने सेनापतियों पर अविश्वास कर लिया था, उस पर सवाल हो सकता है। चंद्रसेन का मनोवैज्ञानिक सवाल बन सकता है, इसलिए चंद्रसेन की तैयारी हमें करनी है। और फिर मुहैना तो नैणसी का सवाल बनता है जसवंत सिंह के टाइम पर। मूल सवाल जो है, वजनदार जो सवाल है वो है दुर्गादास का, और दुर्गादास का जो सवाल है वो मनोवैज्ञानिक बन सकता है। इसलिए दुर्गादास के सवाल पर आपको तैयारी करनी है। मारवाड़ के सवालों के साथ साथ जोधपुर से अब हम पहुंचते हैं साहब बीकानेर। तो बीकानेर में महत्वपूर्ण जो सवाल है वो कल्याणमल वहां के बहुत अच्छे शासक हुए थे, और पृथ्वीराज राठौड़ या राय सिंह, इनके बाद में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है महाराजा गंगा सिंह का सवाल बनता है। गंगा सिंह से संबंधित तो आपको तैयारी अच्छी तरह से करनी है। मतेरे की राड़ का भी सवाल बन सकता है, लेकिन गंगा सिंह को आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। प्रतिहार, चौहान, गुहेल और राठौड़। और अब मित्रों हम चलते हैं आमेर के कछावा राजवंश पर चर्चा करने। तो कछावा राजवंश, पहला सवाल जो संभावित है वो है ढूंढाड़ क्या है। ढूंढाड़ को ढूंढाड़ क्यों कहा जाता है, और
कछावा वंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यहाँ के मुख्य शासक जो थे भारमल पर सवाल हो सकता है, जोधाबाई पर सवाल हो सकता है। ये मनोवैज्ञानिक सवाल हैं, इनके जवाब बहुत अच्छी तरह से तैयार करने हैं। जोधाबाई अकबर के बीच के सवाल, मानसिंह पर सवाल हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर एक्सपर्ट जयपुर में रहते हैं और जयपुर से जाते हैं तो हवा महल, सरगासुली, जंतर मंतर और जयपुर को एक धरोहर के रूप में जो नाम मिला है इस पर सवाल हो सकता है। आमेर के महल, जयगढ़, नाहरगढ़ पर सवाल हो सकता है। जगत शिरोमणि के मंदिर, शिला माता का मंदिर बड़ा रोचक सवाल खड़े करते हैं। हवा महल की विशेषताओं पर सवाल हो सकता है। गोविंद देव जी के मंदिर पर सवाल हो सकता है। जयपुर पर सवाल बहुत ज्यादा हैं, इसलिए जयपुर के आसपास के विद्यार्थियों को ये सवाल तैयार करने हैं। अल्बर्ट हॉल पर सवाल हो सकता है। पिंक सिटी शब्द पर सवाल हो सकता है। गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था इस पर सवाल हो सकता है। क्यों रंगवाया था इस पर सवाल हो सकता है। जयपुर शहर की विशेषता पर सवाल हो सकता है। परकोटे पर सवाल हो सकता है। और इन दिनों में अभी अचानक बाढ़ जैसा सवाल भी हो सकता है कि इतना बढ़िया पानी का सिस्टम था जयपुर शहर का, लेकिन ये कैसे खराब हो गया। रामगढ़ बांध बिल्कुल सुर्खियों में बना हुआ है, इस पर भी सवाल हो सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, ये जो राजवंश हैं इनके बाद हमें कोटार बूंदी के जो विद्यार्थी हैं, हाड़ौती के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, तो बूंदी पर किसका शासन था और फिर बाद में किसका शासन आया, यहां बूंदी की स्थापना किसने की थी, घाटी को क्या कहा जाता है, कोटार बूंदी के सवाल वहीं के लड़कों से ही पूछे जाएंगे, बाहर के लड़कों से ये सवाल नहीं होंगे। अब हम पहुंचते हैं जैसलमेर। तो जैसलमेर में जो बाटी वंश हैं, बाटी क्यों कहलाते हैं। भटनेर के दुर्ग पर सवाल, बड़ा रोचक सवाल बनता है मित्रों। यहां का जो किला है जैसलमेर का किला, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, रेगिस्तान का गुलाब, इस पर सवाल बन सकते हैं। और जैसलमेर के यदि विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से सवाल बने ही बनेंगे। किले की विशेषता पर सवाल बनेंगे, हवेलियों पर सवाल बनेंगे, रेगिस्तान पर सवाल बनते हैं, तनौट माता पर सवाल बनते हैं। और ध्यान रखें, परमाणु बम जो हुआ था, कहीं न कहीं से कोई सवाल निकल के आ जाए, इन दिनों में कहीं कोई करंट का सवाल बन के आ जाए तो पूरी तैयारी करके जाना है। जैसलमेर के बाद करौली का जो इतिहास है इस पर भी सवाल बनते हैं। तो करौली के विद्यार्थी ध्यान रखें, वहां का एक रोचकपूर्ण सवाल है कि यहां के शासक अपने नाम में सिंह ने लगाकर पाल क्यों लगाते थे। इस वंश का संबंध भगवान कृष्ण से है या नहीं है। यहां कुछ अच्छे किले भी थे, तिमनगढ़, इन पर सवाल बनते हैं। करौली की स्थापना पर सवाल, कैला देवी पर सवाल, धार्मिक स्थिति पर उस वक्त मैं आपको विस्तार से डिस्कस करूंगा। भरतपुर पर जो सवाल बनते हैं, बहुत गौरवशाली राजवंश, तो आप निश्चित रूप से ध्यान रखें, बदन सिंह, चूड़ामन और सूरजमल, इन पर तो सवाल बने ही बनेंगे भरतपुर के विद्यार्थियों के। डीग पर सवाल बनेगा, भरतपुर के दुर्ग पर सवाल निश्चित रूप से होता है। लोहागढ़ का किला, अजय किला,
क्या कौन से कारण हैं कि अंग्रेज उस किले को नहीं जीत पाए? किले के चारों ओर की दीवार की खास विशेषता क्या है? बहुत बहुत अच्छी तरह से समझाने की बात है। सवाल किस तरह से बनता है, जवाब उसी तरह से तैयार करना है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जब हमारे पास शानदार नॉलेज होती है, सवाल कैसा ही आ जाए, जवाब अपने आप अच्छा ही लगता है। इसलिए मित्रों, ये जो राजवंश हैं, बहुत ज्यादा सवाल नहीं होते, लेकिन सवाल बन भी सकते हैं। अब हमें राजपूत और मराठा, राजपूत और अंग्रेज, इन पर डिस्कस करना है। तो चलते हैं हम बारीकी से राजपूत और मराठाओं के बीच के संबंध को लेकर। तो यहां से जो सवाल बनता है वो एक सवाल ध्यान रखें, बाजीराव का सवाल बन सकता है। अब बाजीराव का सवाल जो बनता है, कैसे बनता है उसका जवाब वही निकलेगा। लेकिन ध्यान रहे, हुरड़ा सम्मेलन जो है ये तैयार करके जाना है। पिंडारियों पर सवाल तैयार करना है। टोंक रियासत कैसे खड़ी हुई, उसकी विशेषता क्या थी, सवाल बन सकता है। अब हमको चर्चा करनी है अंग्रेज और राजपूत रियासतों के बीच संधियों पर, और फिर 1857 पर। तो 1857 की क्रांति राजस्थान में कहां कहां हुई? नसीराबाद, ब्यावर, नीमच, एरिनपुरा, देवली, खेरवाड़ा। नेतृत्व या कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठाकुर कुशाल सिंह पर बात हो सकती है। और यहां से मित्रों जब हम आगे बात करेंगे तो सीधे किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन क्यों हुए, लगानों पर सवाल हो सकता है, लाग बाग, बेगार आदि पर सवाल हो सकते हैं। और फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो महत्वपूर्ण सवाल है बिजोलिया किसान आंदोलन पर। तो बिजोलिया किसान आंदोलन पर जो सवाल होते हैं, वहां हमें साधु सीताराम पर सवाल बन सकता, तैयार करके जाना है। विजय सिंह पथिक, वजनदार सवाल लेकर बैठे हुए रहते हैं, इन पर डिस्कस हो सकता है। और आंदोलन के बहुत सारे चरणों पर सवाल हो जाएं। किसान आंदोलन क्यों हुए थे, राजस्थान के किसान आंदोलन और भारत के दूसरे राज्यों के किसान आंदोलन में अंतर क्या है, ये सवाल निश्चित रूप से निकल सकता है। जनजाति आंदोलन भी हुए थे, आदिवासी आंदोलन पर सवाल होगा निश्चित रूप से। भील आंदोलन और मानगढ़ धाम, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही आदि के विद्यार्थियों को गोविंदगिरी के तो सवाल तैयार करने हैं। और मानगढ़ धाम पर भी, मानगढ़ घटना पर भी पूरी तैयारी करके जाना है। क्रांतिकारियों में अर्जुन लाल सेठी, जयनारायण व्यास, जमनालाल बजाज, केसरी सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, साधु सीताराम, सागरमल गोपा, गोकुल भाई भट्ट, रामनारायण चौधरी। हाँ, आधुनिक राजस्थान की जब हम चर्चा करते हैं तो ध्यान रखें, दयानंद सरस्वती का राजस्थान से क्या रिश्ता था, इस पर सवाल बन सकता है। दयानंद सरस्वती का उदयपुर, झुंझुनू और अजमेर से क्या रिश्ता था, इस पर भी सवाल बन सकते हैं। तो मित्रों, अब पहुंचते हैं प्रजामंडल आंदोलन पर।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रजामंडल किसे कहते हैं, इनका गठन कैसे हुआ था, जागीरदार कौन थे, सामंत कौन थे, उत्तरदायी शासन क्या कहलाता है, शोषण के मूल कारण क्या क्या थे, और कहां के प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। और लास्ट में एकीकरण तो पूरी तरह से तैयार करना है। बहुत सरल सवाल ही बन सकता है, कितने चरणों में शुरू हुआ, सबसे पहले क्या क्या किस किस का गठन हुआ था, सरदार पटेल कब आए थे, नेहरू जी कब आए थे, 26 जनवरी 1550 की क्या स्थिति है, और 1 नवंबर 1956 की स्थिति क्या है, कितने जिले थे, और 1 नवंबर 1956 से लेकर आज तक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिलों का जो निर्माण हुआ है, जिलों का जो गठन हुआ है, उन पर एक एक करके हमें तैयारी करनी है। तो मित्रों, बहुत सारे विद्यार्थी जब क्लास में होते हैं, मोबाइल पर भी चर्चा करते हैं वीडियो देखने के बाद कि सर इतना विस्तार से तैयारी कैसे करेंगे। अभी आप राजस्थान पर बात कर रहे हो, फिर भारत पर बात करोगे, फिर विश्व पर बात करोगे। इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने 0 से और 100 तक जो पाठ्यक्रम तैयार किया है, वो इसलिए किया है कि इंटरव्यू में एक विद्यार्थी के 32 नंबर भी आते हैं तो 22 भी आते हैं, 42 भी आते हैं तो 52 भी आते हैं, 62 भी आते हैं तो 72 भी आते हैं, तो 82 भी आते हैं। मेंस में जो हो चुका है वो तो हो चुका, उसे तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन इंटरव्यू देना और इंटरव्यू के सवाल अपने पक्ष में करना एक कला होती है। तो एक शानदार वीडियो, इंटरव्यू एक कला है, कैसे सवालों को अपने पक्ष में किया जा सकता है, महत्वपूर्ण वीडियो लगभग 2 घंटे का है, विस्तार से उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब आपको जो समझाया जा रहा है उस पर बारीकी से, ऐसे मत बोलिए कि सर कितनी तैयारी करनी है, आप ये बोलिए कि सर मुझे 80 नंबर चाहिए, मुझे क्या क्या तैयारी करनी है। तो राजस्थान को हमने 8 भागों में बांट लिया, इतिहास पर बात कर ली। अगले वीडियो में हम भूगोल पर, अर्थव्यवस्था पर, धार्मिक और सामाजिक जीवन पर चर्चा करेंगे। इससे आगे वाला वीडियो में संपूर्ण कला संस्कृति और राज व्यवस्था पर बात करेंगे। विषयों से संबंधित सभी डिस्कस होने के बाद जॉब संबंधी अलग से वीडियो पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम प्रशासनिक सवाल जवाबों पर आएंगे। क्या क्या सावधानी बरतनी होती है इंटरव्यू में, उस पर हम चर्चा करेंगे, और फिर हम वैश्विक घटनाक्रम पर, करंट के तमाम टॉपिकों पर, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, जितने भी संवेदनशील मुद्दे हैं इस समय, लगभग ये मान के चलें कि हमको 200 मुद्दों पर बात करनी है। जब हम इतनी तैयारी करके जाते हैं तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं मित्रों, हनुमान जी की तरह हमें तैयार होना है। हमें किसी भी दृष्टि से कमजोर होकर नहीं जाना है। हमें हनुमान जी की तरह इंटरव्यू कक्ष में जाना है, सवालों के जवाब देना है। जो सवाल नहीं आता है, यदि 30 सवाल होते हैं, एकाध का यदि उत्तर नहीं हो, हमसे नहीं आता हो, वहाँ सॉरी कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान के सवाल, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सवाल, हमारी पारिवारिक दृष्टि के सवाल, शैक्षणिक रिकॉर्ड के सवाल, इन पर हमको सॉरी नहीं करनी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।